गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 78 है। यूपीपीएससी आरओ एआरओ की टेस्ट सीरीज चल रही है और इसमें हम इंडियन पॉलिटी कवर कर रहे हैं। ठीक है, 10 से 12 दिन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे जहाँ तक हो गया था अपना। इसमें टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। इन सभी टेस्ट का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो और फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। और प्लेलिस्ट इसका बना रखा है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 78 या आगे जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हो। उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो पहला प्रश्न है, भारत के कार्यवाहक या कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? बताइए। भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति, संसद या राष्ट्रपति की सलाह पर भारत का मुख्य न्यायाधीश? कार्यवाहक एक प्रश्न आता है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, एक होता है तदर्थ मुख्य न्यायाधीश, यानी एक्टिंग चीफ जस्टिस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और उसको बोलते हैं एडहॉक जज। तो भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। और भारत का राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते समय किसी की सलाह नहीं लेता है। तो संविधान के अनुच्छेद 126 में भारत के कार्यकारी या कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान है। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित स्थितियों में की जा सकती है। कौन कौन सी स्थितियां हैं वो? जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, ठीक है। और दूसरी स्थिति है अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, ठीक है, किसी भी कारणवश अनुपस्थित हो सकते हैं वो। मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, ठीक है, कोई भी कारण हो सकता है। अस्थायी यानी कुछ समय के लिए। देखिए, उच्चतम न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश यानी एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति जो हैं किसी की सलाह या परामर्श नहीं लेते हैं। याद रखिएगा इसको। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो यूपीपीएससी के और आरओ एआरओ के। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारत का मुख्य न्यायाधीश किसकी पूर्व सहमति से उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय की बैठक में उपस्थित होने के लिए अनुरोध कर सकता है? देखिए, जो जज रिटायर जज हैं हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के, वो भी सुप्रीम कोर्ट की बैठक में उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, भारत का मुख्य न्यायाधीश ऐसा कर सकता है। किसकी पूर्व अनुमति से या सहमति से? राष्ट्रपति की। ऑप्शन नंबर ए। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट की बैठक में उपस्थित होने के लिए अनुरोध कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 128 में उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति के संबंध में प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद में प्रावधान है, संविधान में प्रावधान है ये। और इस अनुच्छेद के तहत भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से उच्चतम न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने के लिए जो है अनुरोध कर सकता है। और जो ऐसा जज आएगा या ऐसा संबंधित व्यक्ति आएगा और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से जो है किया जा सकता है ऐसा। और इस प्रकार बैठने और कार्य करने के दौरान वह ऐसे भत्तों का हकदार होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करेगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यदि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को उच्चतम न्यायालय की बैठकों में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में उपस्थित रहने के लिए किसी उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश को अनुरोध करना हो जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सम्यक रूप से योग्य हो, तो ऊपर एक प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 1 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, यहाँ है तदर्थ न्यायाधीश यानी एडहॉक जज। तो प्रश्न क्या कहना चाह रहा है? प्रश्न कहना चाह रहा है कि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है। किस में करनी है? उच्चतम न्यायालय में करनी है। ठीक है, और कहाँ से लिए जाते हैं तदर्थ न्यायाधीश? हाई कोर्ट से लिए जाते हैं, स्टेट के हाई कोर्ट से, उच्च न्यायालय से। तो उसके संबंध में पहला स्टेटमेंट है, केवल भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से आवश्यक है। संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श
और भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। केवल संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की मुख्य न्यायमूर्ति से जो है परामर्श आवश्यक है, ठीक है, जहाँ से वो लिया जाएगा। ना तो भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से आवश्यक है और ना ही उस संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श आवश्यक है। देखिए, बिना परामर्श या सलाह के तो होगा नहीं, ठीक है। जिस स्टेट से वो लेना है, जिस स्टेट के हाई कोर्ट से लेना है, उस स्टेट के चीफ जस्टिस से भी परामर्श की आवश्यकता होगी और भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता होगी। तो यहाँ बी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श और भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सहमति। तो ये आर्टिकल भी याद रखिएगा, सीधे सीधे प्रश्न भी पूछा जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान है, यानी एडॉक जज। और भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति की पूर्व सहमति एवं संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श के पश्चात तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। और उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है, ठीक है। तदर्थ न्यायाधीश कहाँ नियुक्त किए जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के सम्यक रूप से योग्य है उसको। अब देखिए, उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए न्यायाधीशों की गणपूर्ति या कोरम पूरा नहीं है तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति उतनी अवधि के लिए की जाती है जिस संदर्भ में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा लिखित रूप से अनुरोध किया जाता है, ठीक है। इसलिए की जाती है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में, ठीक है, केवल सुप्रीम कोर्ट में होती है। तदर्थ न्यायाधीश कहाँ से आता है? स्टेट के हाई कोर्ट से आता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। न्यायाधीशों के वेतन के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। अनुच्छेद 125 में उच्चतम न्यायालय के वेतन आदि के संबंध में उपबंध है। संसद विधि द्वारा समय समय पर इनके वेतन का निर्धारण करती है। इनका वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। इनका वेतन संसद में मताधीन है। देखिए, संसद में न्यायाधीशों का वेतन मताधीन नहीं है, वोटिंग नहीं हो सकती इस पर, तो गलत है डी वाला स्टेटमेंट। तो संविधान के अनुच्छेद 125 में उच्चतम न्यायालय के वेतन आदि के संबंध में उपबंध है। संसद जो है विधि द्वारा समय समय पर वेतन का निर्धारण करेगी और इसके न्यायाधीशों का वेतन संविधान की दूसरी अनुसूची के तहत भारत की संचित निधि पर भारित होता है, किंतु संसद में इसे मतदान के लिए नहीं रखा जाता, अर्थात संसद के मताधीन नहीं है ये, इसलिए डी वाला स्टेटमेंट असत्य है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है, बताने के में से कौन सा करेक्ट होगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य नहीं करेंगे। और उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश राष्ट्रपति के समक्ष संविधान की तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा। कौन सा करेक्ट है इसमें? तो करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो संविधान के अनुच्छेद 124(6) में उपबंध है कि उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश राष्ट्रपति के समक्ष संविधान की तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा। और संविधान के अनुच्छेद 124(7) में प्रावधान है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य नहीं करेंगे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है असत्य है, सही नहीं है। देखिए, पहला कथन है कि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है, यानी इम्पीचमेंट की प्रोसेस के द्वारा। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन का निर्धारण संसद विधि द्वारा समय समय पर करती है। और उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम 7 न्यायाधीश होना आवश्यक है। पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है। ये डी वाला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है।
7 नहीं बल्कि कम से कम 5। तो उच्चतम न्यायालय में संविधान की व्याख्या से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम 5 न्यायाधीश होने चाहिए, जबकि अन्य मामलों का निर्णय सामान्यतः 3 न्यायाधीशों की पीठ करती है और संविधान में इसे पीठ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो 5 बैठे 3 बैठे। संविधान के अनुच्छेद 124(4) में प्रावधान है कि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ही उसे उसके पद से हटाया जा सकता है और उच्चतम न्यायालय की किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से भारत का राष्ट्रपति संसद की सिफारिश के आधार पर हटा सकता है। जब संसद जो है विशेष बहुमत द्वारा हटने संबंधी प्रस्ताव को राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखती है तो राष्ट्रपति हटाने का आदेश जो है जारी कर सकता है। और संविधान के अनुच्छेद 125(1) में प्रावधान है कि संसद यानी हमारी पार्लियामेंट कानून बनाकर यानी विधि द्वारा समय समय पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए वेतन का प्रावधान करती है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। 2 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है यहाँ और यहाँ। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के लिए निष्कासन प्रस्ताव पर लोकसभा के डैश या राज्यसभा के डैश सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। बताइए यहाँ क्या आएगा? 100 और यहाँ 50 या इसके अलावा कुछ और आ सकता है, जैसे कि यहाँ 50, यहाँ 25, यहाँ आएगा 100 और यहाँ आएगा 50। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के लिए निष्कासन प्रस्ताव पर लोकसभा के 100 या राज्यसभा के 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक है, तो बी करेक्ट है। और इसकी जांच के लिए अध्यक्ष या सभापति द्वारा 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है, जिसमें उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और प्रतिष्ठित न्यायवादी जो है वो शामिल होते हैं। और महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो संसद के प्रत्येक सदन द्वारा, ठीक है, 2 सदन है संसद के, लोकसभा और राज्यसभा, और अंग की बात करें तो 3 है, राष्ट्रपति जुड़कर अंग हो जाता है। ठीक है, अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत या उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा, ठीक है, ये पारित होना चाहिए, यानी विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत क्या, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं क्लास में। संसद जो है पारित प्रस्ताव संसद के उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसके बाद राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को हटाने संबंधी जो है आदेश जारी कर देते हैं। और मज़े की बात यह है कि अभी तक उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। इसका पहला मामला न्यायाधीश वी रामास्वामी के संबंध में उठा था, किंतु यह लोकसभा में पारित ना हो सका। ये बात है 1991 से 1993 की। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। 2 स्टेटमेंट वाला सवाल है, बताने के में से कौन सा करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद न्यायालय की प्रक्रिया और संचालन हेतु नियम बना सकता है। संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पूरा हो जाए तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। देखिए, पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरा वाला गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इनके कार्यकाल का प्रावधान नहीं है संविधान में, केवल एज का है। ठीक है, 65 वर्ष की आयु तक, और हाई कोर्ट के 62 वर्ष की आयु तक। तो 6 वर्ष 5 वर्ष आए तो एलिमिनेट कर देना, इसकी वजह से करेक्ट कटेगा पूरा ये। तो बी है, ए है इसका आंसर। तो संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल तय नहीं किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 124(2) में प्रावधान है कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद न्यायालय की प्रक्रिया और संचालन हेतु नियम बना सकता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? लोकसभा में, संसद में, राष्ट्रपति में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में, हमारी पार्लियामेंट में, संसद में। तो संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास? पार्लियामेंट के पास, संसद के पास।
अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछेगा एग्जाम में। और इसका आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 में की गई थी। और वर्तमान का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो भारत शासन अधिनियम 1935 की ही देन है। 28 जनवरी 1950 को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया। और मूलतः सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या 8 थी जब इसका उद्घाटन हुआ। उसमें था 1 चीफ जस्टिस और 7 थे अदर जस्टिस। और वर्तमान में जो संख्या देखें तो 32 है। अभी 2 रिटायर हुए, मतलब हाँ रिटायर हुए हैं। तो 34 से 32 हो गई है। इन 32 में 1 है चीफ जस्टिस और 31 हैं अदर जस्टिस। तो 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। बाकी फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो आप, ये नंबर है इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। और इनका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो प्रश्नों का। पीडीएफ में भी 100 प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि मर्ज कर दिया गया है सबको और एक ही बना दिया गया है उसका। वो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप से। तो प्रैक्टिस करते रहिए हर दिन। धन्यवाद।